नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं हाजिर हूं एक और शानदार वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे साइंस के इस प्रकाश वाले टॉपिक की। ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसके अंदर आप देखेंगे हर वैकेंसी के अंदर हमें ये चैप्टर मिलता है। चाहे बोलिए आप रेलवे का एग्जाम ले लो, एसएससी का एग्जाम ले लो, या जो राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम्स के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलता है। फिजिक्स के मूल रूप से आपको दो ही टॉपिक देखने को मिलेंगे, एक प्रकाश वाला टॉपिक देखने को मिलेगा, एक इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक मिलेगा। बाकी फिजिक्स के ज़्यादा टॉपिक आते नहीं हैं। ज़्यादातर जो टॉपिक होते हैं वो बायो के टॉपिक होते हैं, और बायो के जो टॉपिक है उसके अंदर बहुत शानदार वीडियो अपन ने पहले जो है किए हैं। उनको अगर आपने नहीं देखा है तो उनको आप डेफिनेटली देखें। सिलेक्शन एकेडमी के इस चैनल पर जाएं, इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक शेयर और हमें पूरा सपोर्ट करें। तो इस पे और भी जो है आपको शानदार वीडियो आने वाले समय के अंदर मिलने वाले हैं, लाइव सेशंस आपको मिलने वाले हैं। तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, और इससे जुड़े जितने भी तमाम वीडियो है उनको आप जो है यहाँ पे देखें और अपनी पढ़ाई को लगातार बनाए रखें। तो चलिए बात करते हैं अपन इस टॉपिक से रिलेटेड। देखिएगा, शुरुआत करते हैं अपन एक कोट के साथ शुरुआत करेंगे। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। इरादों में अगर दम है तो मंजिलें भी झुका करती है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा दौर है, पढ़ाई एक ऐसा दौर है, एग्जाम एक ऐसा दौर है, रिजल्ट एक ऐसा दौर है जो हर समय हमें रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे अगर इरादे मजबूत है तो डेफिनेटली हम इसके अंदर जो है बहुत आगे खड़े होंगे, और आने वाले समय के अंदर जो ज्वाइनिंग लेटर है वो हमारे हाथ में होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं अपन टॉपिक से रिलेटेड। देखिएगा, शुरुआत करते हैं अपन यहाँ पे प्रकाश वाले टॉपिक की। प्रकाश वाले टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आप ये जानना चाहेंगे कि प्रकाश के अंदर क्या चीज होती है, किस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं, तो उन तमाम चीज़ों की बात करते हैं। तो प्रकाश वाला जो टॉपिक है फिजिक्स से रिलेटेड अपना टॉपिक आता है, और इस टॉपिक से जो क्वेश्चन मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस की बात करते हैं कि अपन इससे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं प्रकाश वाले टॉपिक से। तो आप देखो, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि प्रकाश किस तरह की चीजें जो है उसके अंदर सिद्धांत है कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है या प्रकाश जो है कणों के रूप में चलता है, प्रकाश की चाल क्या है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसका हम कहेंगे भी बनता है किससे? बेसिक से। पहला क्वेश्चन किससे? बेसिक से। उसके बाद इस प्रकाश के अंदर प्रकाश की घटनाएं आती है। प्रकाश की कौन सी घटनाएं? कि भाई परावर्तन आ गया, इसके अंदर क्या आता है? परावर्तन से हमारा क्वेश्चन बनता है। अपवर्तन से हमारा क्वेश्चन बनता है। किससे? अपवर्तन से। प्रकीर्णन से हमारा क्वेश्चन बनता है। किससे? प्रकीर्णन से हमारा क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से हमारा क्वेश्चन बनता है। किससे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से हमारा क्वेश्चन बनता है। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण से हमारा क्वेश्चन बनता है। किससे? वर्ण विक्षेपण से हमारा क्वेश्चन बनता है। इन सभी घटनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आपने देखे होंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? कहां से मिलेगा आपको? इसी घटनाओं के अंदर मिलेगा, इन्हीं घटनाओं के अंदर कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। इसी तरह से क्वेश्चन बनता है आपका दर्पण का। किसका क्वेश्चन बनता है? आपके दर्पण का क्वेश्चन। दर्पण के अंदर समतल दर्पण हम पढ़ने वाले हैं। समतल दर्पण को बहुत शानदार तरीके से देखेंगे। गोलीय दर्पण, कौन से? गोलीय दर्पण जो है उनको हम शानदार तरीके से यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके अलावा लेंस, लेंस से भी क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बनता है, चाहे वो उत्तल लेंस की बात करें, चाहे भले वो अवतल लेंस की बात करें। उत्तल लेंस की बात करें, अवतल लेंस की बात करें, या फिर इससे क्वेश्चन बनता है दृष्टि दोष। आंख के जो दृष्टि दोष है उन सभी दोषों की भी बात अपन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो आने वाले 1-1.5 घंटे के अंदर हम इससे रिलेटेड जितने भी प्रकाश से रिलेटेड जो क्वेश्चन बने हुए हैं उन क्वेश्चंस के आधार पर इस
जो है टॉपिक को अपन लेके चलेंगे कि बेसिक से कैसा क्वेश्चन बना हुआ है, उस आधार पर परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, इन सभी घटनाओं की बात अपन करने वाले हैं। इसके अलावा दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, इन पर बनने वाले प्रतिबिंब जो है उनकी बात करेंगे। एक विशेष ट्रिक के माध्यम से बहुत शानदार तरीके से एक ही चित्र के अंदर, चाहे भले आप उत्तल के हो अवतल को हो, एक ही स्लाइड पर जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं उन सभी प्रतिबिंबों को यहाँ पे अपन फाइनल कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज जो है अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो बने रहे साथ में। चलिए देखिए शुरुआत करते हैं अपन। प्रकाश की जो बेसिक है उनके अंदर आप देखिएगा, प्रकाश जो लाइट है हमारी, देखिए लाइट की थोड़ी सी बात अपन करते हैं कि लाइट है क्या, इसको समझे कैसे अपन की लाइट है क्या। तो हम जो हमारी आंखों से जो भी चीज अपन देख पा रहे हैं, जो भी चीज हम देख पा रहे हैं, वो चीज किस कारण से दिखाई दे रही है हमें? लाइट के कारण दिखाई दे रही है, प्रकाश के कारण दिखाई दे रही है। अगर प्रकाश नहीं है तो हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आंखें तो हमारी रात के समय में भी होती है, जहां अंधेरा है वहां पे भी आंखें तो हमारे पास ही है। आंखें कोई लेके थोड़ी जा रहा है, आंखें कौन लेके जा रहा है? कोई नहीं लेके जा रहा। प्रकाश खत्म हो रहा है, प्रकाश अगर नहीं है तो हम नहीं देख पा रहे, प्रकाश है तो हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे देखने का जो स्रोत है वो क्या है? प्रकाश है। प्रकाश अगर है तो हम देख पाएंगे, प्रकाश अगर नहीं है तो हम नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश हो गया भी हमारा कि प्रकाश देखने के लिए जरूरी है। दूसरी बात आती है कि इस प्रकृति के अंदर प्रकाश का मूल स्रोत क्या है? प्रकृति में प्रकाश का मूल स्रोत क्या है भी? प्रकृति में प्रकाश का मूल स्रोत, प्रकाश का मूल स्रोत, प्रकृति में प्रकाश का मूल स्रोत क्या है? तो आप बताएंगे प्रकृति में प्रकाश का मूल स्रोत जो है वो सूर्य है। सूर्य है और सूर्य एक तारा है, तो अन्य तारे भी इसके साथ शामिल कर सकते हो कि प्रकाश का मूल स्रोत सूर्य और क्या है? तारे हैं जो प्रकाश को यहाँ पे पहुंचाते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रकाश के अंदर अगर आप जाएंगे तो प्रकाश जो है हम तक कैसे पहुंचता है? तरंगों के रूप में पहुंचता है या कणों के रूप में पहुंचता है? तो दोनों ही थ्योरी हमें मिलती है। हमें यह ध्यान रखना है इसके अंदर कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत, कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, ये बात किसने कही? प्रकाश कणों के रूप में चलता है, ये बात किसने कही? और ऐसा बाद में कौन आया जिसने कहा कि प्रकाश तरंग और कण दोनों प्रकार की प्रकृति को दर्शाता है, जिसको हम द्वैत प्रकृति सिद्धांत कहते हैं, जिसको हम प्रकाश का द्वैत प्रकृति सिद्धांत कहते हैं। द्रव्यों के अंदर किसने बताया कि प्रकाश जो प्रकाश की तरह ही द्रव्य में भी द्वैत प्रकृति होती है? तो इन सारी बातों की बात करते अपन। देखो प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है ये किसने दिया है भाई? प्रकाश का तरंग सिद्धांत आप ध्यान रखेंगे हाइगेंस ने दिया है। किसने दिया है? हाइगेंस ने दिया है। इसके बाद और भी कई सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने इस प्रकाश के तरंग सिद्धांत का खंडन कर दिया। और उसके बाद न्यूटन साहब आए, सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने ये कहा कि प्रकाश जो है कणों के रूप में चलता है। तो प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है, प्रकाश का कणिका सिद्धांत, प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया? तो प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है ये न्यूटन के द्वारा दिया गया। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? न्यूटन के द्वारा दिया गया। उसके बाद जो प्रकाश की द्वैत प्रकृति है कि प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है, प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है, दोनों प्रकृति के अंदर प्रकाश उपलब्ध है। यानी प्रकाश का द्वैत प्रकृति जो सिद्धांत है उसके अंदर यंग ने भी बात की है, उसके अंदर आइंस्टीन ने भी बात की है, उसके अंदर डी ब्रॉगली ने भी बात की है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रकाश का द्वैत प्रकृति सिद्धांत। प्रकाश का द्वैत प्रकृति सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया? तो प्रकाश का द्वैत प्रकृति सिद्धांत जो है ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया? तो आइंस्टीन का नाम आप बता सकते हैं। और द्रव्यों के अंदर अगर बात करें तो डी ब्रॉगली का नाम आ जाएगा। यहाँ पे किसका नाम आ जाएगा? डी ब्रॉगली का नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो प्रकाश जो है प्रकृति का
प्रकृति के अंदर मूल स्रोत क्या है, तो सूर्य हो जाएगा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया है, हाइगेंस ने दिया है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, न्यूटन के द्वारा दिया गया है। और प्रकाश का द्वैत प्रकृति सिद्धांत अगर अपन देखेंगे तो प्रकाश का द्वैत प्रकृति सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया है, यहाँ पे वो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्रकाश की गति। प्रकाश की जो गति होती है वो कितनी होती है, देखो प्रकाश की गति, प्रकाश की गति। अब प्रकाश की गति, सर्वाधिक गति किसके अंदर होती है, तो प्रकाश की सर्वाधिक गति होती है निर्वात के अंदर। किसके अंदर होती है, निर्वात के अंदर प्रकाश सबसे ज्यादा स्पीड से चलता है। उसके बाद किसके अंदर, गैस के अंदर, फिर किसके अंदर, द्रव के अंदर, फिर किसके अंदर, ठोस के अंदर। ये प्रकाश की गति का क्रम होता है। प्रकाश सबसे ज्यादा गति से किस में चलता है, निर्वात में। और निर्वात में प्रकाश की चाल देखो, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होगी आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जामों के अंदर, रेलवे ने तो इसका ठेका ले रखा है। रेलवे के अंदर तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और जो हमारे कांस्टेबल के जो एग्जाम है, जो हमारे ग्राम सेवक इसके पटवारी का एग्जाम है, इनके अंदर भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा चाल किसके अंदर होती है, निर्वात के अंदर ही होती है। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि जो प्रकाश तरंगे हैं वो किस प्रकार की तरंगे, क्योंकि तरंगों वाले चैप्टर के अंदर जब हम जाते हैं तो तरंग वाले चैप्टर के अंदर तरंगे हमें जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी मिलती है और यांत्रिक तरंगों के रूप में भी मिलती है। तो प्रकाश तरंगे जो होती है वो किस प्रकार की तरंगे हैं, तो आप कहेंगे प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। तरंगों के रूप में गति करता है। ठीक है, तो ये आपके फैक्ट हो गए प्रकाश से रिलेटेड कुछ जो मोस्टली पूछे जाते हैं। यहाँ पे उन फैक्ट्स की अपन ने यहाँ पे बात करी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया है, तो यह हाइगेंस ने दिया है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन के द्वारा है और द्वैत प्रकृति जो है आप कह सकते हैं आइंस्टीन ने दिया है। उसके बाद हमने बात करी है कि प्रकाश की गति जो है वो निर्वात के अंदर सर्वाधिक होती है और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। तो बिल्कुल प्रकाश जो है किस रूप में गति करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रकाश की विभिन्न घटनाएं। प्रकाश की महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रकाश की महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी घटनाएं हैं भाई जिसका अध्ययन हम करेंगे। तो प्रकाश की महत्वपूर्ण घटनाएं जो है उसके अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं परावर्तन की। किसकी बात करने वाले हैं, परावर्तन की। उसके बाद हम बात करेंगे अपवर्तन की। किसकी बात करेंगे, अपवर्तन की। फिर हम बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसकी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर हम बात करेंगे प्रकीर्णन की। फिर हम बात किसकी करेंगे, प्रकीर्णन की बात करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे वर्ण विक्षेपण की। किसकी बात करेंगे, वर्ण विक्षेपण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वर्ण विक्षेपण। और ये जितनी भी घटनाएं हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये प्रकाश की तरंग जो प्रकृति है उस पर आधारित है। प्रकाश की जो तरंग प्रकृति है उस पर आधारित है। परावर्तन कह दो, चाहे अपवर्तन कह दो, चाहे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन या वर्ण विक्षेपण। अब हमारे दिमाग में आता है यार इससे क्वेश्चन कैसे आएगा। घटनाएं तो हम पढ़ लेंगे, पढ़ी भी होगी, लेकिन क्वेश्चन कैसे आता है। तो क्वेश्चन आपने देखा होगा परावर्तन से कैसा क्वेश्चन आता है, कई बार हमें एंगल दे देते हैं।
कई बार हमें क्या दे देते हैं, एंगल दे देते हैं कि आपतन, इसका आपतन कोण जो है 60 डिग्री है, तो परावर्तित कोण कितना होगा। अब यहाँ पे हमें परावर्तन के नियम पता होने चाहिए कि परावर्तन का नियम क्या कहता है, परावर्तन का नियम क्या कहता है, इसकी बात हम करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन, जैसे मान लो कि आप गए कि अपवर्तन से क्वेश्चन कैसा आता है भाई, तो अपवर्तन से क्वेश्चन कई बार एग्जाम्पल से आ जाता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई दे रहा है, या पानी में रखी हुई बॉटल जो है, पानी के पैंदे के अंदर रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो ये अपवर्तन से रिलेटेड हो गया। या कई बार स्नेल का नियम आ जाता है, किस से संबंधित है, प्रकाश की किस घटना से संबंधित है, अपवर्तन से संबंधित है। इसी तरह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर मृग मरीचिका की बात कर लेंगे अपन, हीरा क्यों चमकता है, ठीक है। वर्ण विक्षेपण जिसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो खतरे के साइन होते हैं, वो लाल रंग के ही क्यों बनाए जाते हैं, इसकी बात भी अपन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन यहाँ पे परावर्तन की बात करते हैं, परावर्तन की। परावर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, तो बात करते हैं परावर्तन की। तो देखिए रिफ्लेक्शन की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए ये हमारी एक सतह है, ये क्या है, हमारी एक सतह है, देखिए ये सतह है हमारी, ठीक है। एक ये हमारे पास क्या है, इस तरह से अभिलंब है, एक क्या है हमारा अभिलंब है। अब हमारे सामने एक प्रकाश तरंग इस तरह से आती है, एक प्रकाश तरंग इस तरह से आती है और यहां से ये टकराकर इस दिशा के अंदर वापस लौट जाती है, इस दिशा के अंदर वापस लौट जाती है। अब इसके अंदर हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, तो आप देखो कि एक तो ये तो क्या है, यहाँ पे परावर्तक सतह है, ये तो क्या है भाई, परावर्तक सतह है, ये तो हमारी क्या है, परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह, ध्यान से देखिएगा, परावर्तक सतह, ये क्या है, परावर्तक सतह है, ठीक है। ये जो प्रकाश तरंग आ रही है, ये जो प्रकाश तरंग आ रही है, अगर प्रकाश तरंग आ रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, आपतित तरंग, उसको हम क्या कहेंगे, आपतित तरंग। तो ये हमारी है आपतित तरंग, ये हमारी क्या है, आपतित तरंग है। और जो प्रकाश तरंग हमारी इधर से निकल रही है वो परावर्तित होकर निकल रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, परावर्तित तरंग, इसको हम क्या कहेंगे, परावर्तित तरंग, ठीक है। और हमारा ये जो बीच में है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब, ये क्या है भी, हमारा अभिलंब है। तो ये हमारा अभिलंब हो गया, ये आपतित तरंग हो गई, ये परावर्तित तरंग हो गई। उसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है, तो अभिलंब के साथ जो कोण बन रहा है, अभिलंब के साथ ये जो कोण बन रहा है इसको क्या कहेंगे, और ये जो कोण बन रहा है इसको क्या कहेंगे। तो अभी हम आई से दर्शाते हैं, इसको हम आर से दर्शाते हैं, ठीक है। आई और आर से हमने कोण दर्शा दिया। अब हमारे परावर्तन के अंदर जो बात करने वाले हैं उस बात के अंदर हमने चित्र के माध्यम से इतनी सारी चीज तो क्लियर कर ली है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे परावर्तन के अंदर एक प्रकाश तरंग आएगी जो एक समतल सतह के साथ टकराकर, एक समतल सतह के साथ टकराकर ये परावर्तित हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये सतह खुरदरी भी हो सकती है, ये सतह खुरदरी भी हो सकती है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश परावर्तन के जो नियम है वो किस प्रकार की सतह पर काम करते हैं, तो ये हमेशा समतल और चिकनी सतह पर काम करते हैं। खुरदरी सतह पर प्रकाश परावर्तन के नियम काम नहीं करते हैं। अगर सतह खुरदरी होगी तो ये और ये एंगल दोनों बराबर नहीं होंगे, और जब ये बराबर नहीं होंगे तो यहाँ पे प्रकाश परावर्तन के नियम भी नहीं लगेंगे। तो प्रकाश परावर्तन के नियम क्या है देखते हैं अपन, यहाँ पे बात करते हैं। पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं कि प्रकाश की परावर्तन की परिभाषा क्या होगी। तो देखिए जब कोई प्रकाश तरंग समतल या समतल चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम के अंदर वापस लौट जाए,
उसी माध्यम से जिस माध्यम से वो आई थी। यानी ये माध्यम और ये माध्यम क्या है, दोनों सेम है, माध्यम इधर चेंज है, दोनों माध्यम क्या है, सेम। जिस माध्यम से प्रकाश तरंग आई है उसी माध्यम के अंदर अगर प्रकाश तरंग वापस लौट जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। देखो, जब कोई प्रकाश तरंग जिस माध्यम से आई थी, जब कोई प्रकाश तरंग समतल या चिकनी सतह से टकराकर, जब कोई प्रकाश तरंग समतल व चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए, जिस माध्यम से वह आई थी, ठीक है, आई थी या आपतित हुई थी, जिस माध्यम से आई थी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। कि जब प्रकाश तरंग एक समतल सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। अब हमारा क्वेश्चन परिभाषा से नहीं बनता, हमारा क्वेश्चन बनता है प्रकाश के नियम से, प्रकाश परावर्तन के नियम से। तो क्या है नियम प्रकाश परावर्तन के, देखिएगा। प्रकाश परावर्तन के नियम देखिए, प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है, परावर्तन के नियम। क्या नियम है देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे देखना, दो नियम आपको मिलेंगे। कितने नियम मिलेंगे, दो नियम आपको मिलेंगे। ये दो नियम कौन कौन से होंगे, तो देखो भाई, यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन की बात अपन ने करी है। पहला नियम क्या होगा, पहला नियम ये होगा कि जो प्रकाश तरंग आ रही है, आपतित तरंग, प्रकाश तरंग जो आ रही है आपतित तरंग, और जो प्रकाश परावर्तन होने के बाद जो तरंग जा रही है परावर्तित तरंग, और अभिलंब, ये तीनों के तीनों एक ही तल के अंदर स्थित होते हैं, एक ही तल के अंदर स्थित होते हैं। पहला नियम है। दूसरा नियम प्रकाश परावर्तन का ये कहता है कि ये जो अभिलंब और इस तरंग के बीच में जो कोण बना है इसको हम कहेंगे आपतन कोण, और जो कोण अभिलंब और परावर्तित तरंग के बीच बना है उसको हम कहेंगे परावर्तित कोण। तो आपतन कोण और परावर्तित कोण का मान यहाँ पे क्या होता है, बराबर होता है। ये प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम होता है। तो दो नियम आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे। पहला नियम क्या है, पहला नियम हमारा कहता है, देखो पहला नियम हमारा क्या कहता है, इसके कितने नियम है, दो नियम है। कितने नियम है भी, दो नियम है, दो नियम है। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है, दो नियम है। उसमें पहला नियम आता है आपका, क्या आता है कि आपतित तरंग, आपतित तरंग, परावर्तित तरंग, आपतित तरंग, परावर्तित तरंग व अभिलंब, व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतित तरंग, परावर्तित तरंग व अभिलंब तीनों एक ही तल के अंदर होते हैं। ये प्रकाश परावर्तन का पहला नियम आपके हो जाता है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण मान में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण
जिसको हम I से लिख रहे हैं, और वह परावर्तन कोण, वह परावर्तन कोण, परावर्तन कोण जिसको हम R से लिख रहे हैं, परावर्तन कोण का मान, परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। इनका मान क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? तो आप देखो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो आपतन कोण और परावर्तन कोण है, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। कोण I बराबर क्या हो जाएगा? कोण R हो जाएगा। कोण I बराबर क्या हो जाएगा? कोण R हो जाएगा। ये परावर्तन के दो नियम हो जाते हैं आपके। ठीक है, परावर्तन क्या है? आपतित तरंग जब किसी समतल सतह से चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए जिस माध्यम से वो आई थी, तो ये क्या कहलाएगा? आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। और इसके दो नियम हमने देखे हैं। पहला नियम कि आपतित तरंग, परावर्तित तरंग और अभिलंब तीनों एक ही तल के अंदर होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? यहाँ पे बराबर होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं इसको, दोनों नियम को आप आराम से। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपन आगे। देखिएगा, बात करते हैं आगे। देखो, प्रकाश परावर्तन के अंदर, प्रकाश परावर्तन के अंदर हम बात करते हैं समतल दर्पण की। किसकी बात करते हैं? समतल दर्पण की। लेकिन दर्पण को हम सबको एक साथ ही करेंगे ताकि जो लेंस है, गोलीय दर्पण है, समतल दर्पण, इस सब की एक ही साथ बात करेंगे लास्ट के अंदर, जो जहाँ पे इसके बनने वाले जो प्रतिबिंब है। क्योंकि दर्पण, लेंस, इनसे जो क्वेश्चन बनता है वो हमेशा किसका बनता है? क्वेश्चन हमेशा जो बनता है इनका प्रतिबिंब से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनता है कि इसमें गोलीय दर्पण के अंदर उत्तल लेंस का प्रतिबिंब कैसा होगा या अवतल लेंस का प्रतिबिंब कैसा होगा। उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, इनके प्रतिबिंबों से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं प्रकाश की दूसरी घटना, जिसको हम कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। दूसरी घटना जो है वो क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का दूसरी घटना कौन सी है? प्रकाश का अपवर्तन। तो देखो, प्रकाश के अपवर्तन के अंदर आप देखना, यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन जो होता है उसके अंदर हम बात करते हैं कि एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से एक हमारे पास सतह है, यहाँ से यह अभिलंब हो जाएगा। एक चित्र अपन इधर भी बनाते हैं, इसी तरह का चित्र एक इधर भी बनाते हैं अपन। ठीक है, दोनों के अंदर बात होगी। अभी देखते हैं अपन क्या फर्क है इनके अंदर। देखो, दो चित्र हमने बनाए हैं और दोनों चित्रों के ऊपर हमें जो है एक प्रकाश तरंग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। क्योंकि एक प्रकाश तरंग ऐसे आएगी और ये सीधी नहीं जाएगी, इसको निकलना था सीधा, लेकिन ये ऐसे जाएगी नहीं। अभी क्या फर्क आएगा इसके अंदर हम बात करेंगे इसकी। देखिए, ऐसी जानी थी ये, लेकिन ऐसी जाएगी नहीं है। ये क्या करेगी? ये तरंग जो है, ये तरंग ऐसे निकल जाएगी। ये तरंग कैसे निकल जाएगी? ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, ये तरंग कैसे निकलेगी? ऐसे निकलेगी। ठीक है, अब अपन इधर देखते हैं, इधर भी एक प्रकाश तरंग बनाते हैं। इधर भी एक प्रकाश तरंग आई है, इसको जाना किस तरफ है? इसको निकलना है सीधा। तो इसमें भी ऐसा होगा कि ये सीधी जाएगी नहीं, तो क्या होगा? ये मुड़ के निकल जाएगी। मुड़ के कैसे? अब की बार इस तरफ जाएगी। अब इसके अंदर जो जो चीजें हैं उनको एक बार मेंशन कर दें। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे ये तो क्या है? ये सतह है। ये क्या है? सतह है। ये हमारा क्या है? अभिलंब है। ये हमारा क्या है? अभिलंब है। ठीक है, ये अभिलंब हो गया। ये क्या है? अभिलंब है। ठीक है, ये हमारा अभिलंब हो गया। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक स्थिति फर्स्ट है और एक स्थिति सेकंड है। एक स्थिति फर्स्ट है और एक स्थिति क्या है? सेकंड है। अब स्थिति फर्स्ट और सेकंड के अंदर क्या चीजें देखने वाले अपन? तो देखो, इसके अंदर अपन क्या चीजें देखने वाले हैं? तो देखो, एक के अंदर प्रकाश तरंग अभिलंब की ओर मुड़ रही है और एक के अंदर प्रकाश तरंग किस तरफ जा रही है? अभिलंब से दूर जा रही है। तो इसके अंदर हुआ क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना की अगर अपन बात करें, तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना की बात करें तो देखो आप यहाँ पे कि जब कोई प्रकाश तरंग, देखो
जब कोई प्रकाश तरंग, जब कोई प्रकाश तरंग, जब कोई प्रकाश तरंग, प्रकाश तरंग एक माध्यम से, एक माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती, एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, तो वह अपनी, तो वह अपनी मूल दिशा से, तो वह अपनी मूल दिशा से, मूल दिशा से विचलित हो जाती है, मूल दिशा से विचलित हो जाती है, मूल दिशा से विचलित हो जाती है, मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का, प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर प्रवेश करती है तो वो अपनी मूल दिशा से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। यहाँ पे यही हुआ है कि हमारे पास एक माध्यम ये है, हमारे पास एक माध्यम ये है, और इस माध्यम से जब इस माध्यम के अंदर प्रकाश तरंग आई उस समय ये अपनी मूल दिशा से क्या हो गई है? विचलित हो गई है। इधर भी क्या हुआ है? मूल दिशा ये है, इसको जाना ऐसे था, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट गई है। अब हम बात करते स्थिति फर्स्ट और सेकंड की, कि कब ये अभिलंब की ओर मुड़ेगी और कब ये अभिलंब से दूर हटेगी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंदर प्रकाश तरंग जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, या फिर अपरिवर्तित रहेगी, या इनमें से कोई नहीं। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पे अगर कोई प्रकाश तरंग, अगर कोई प्रकाश तरंग विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम के अंदर आता है, अगर कोई प्रकाश तरंग विरल माध्यम से सघन माध्यम के अंदर आती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ेगी, क्योंकि विरल माध्यम यानी कि कण दूर दूर है, प्रकाश तरंग को चलना आसान है, वहां प्रकाश तरंग का चलना आसान है, उसके अंदर ऊर्जा ज्यादा है। लेकिन जैसे ही वो सघन माध्यम के अंदर आएगी तो उसकी गति कम हो जाएगी और वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, गति इसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसकी का उल्टा, अगर कोई प्रकाश तरंग सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंदर जाता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंदर अगर कोई प्रकाश तरंग जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी, वो अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। तो स्थिति फर्स्ट के अंदर जब कोई प्रकाश तरंग विरल से सघन जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ेगी, सघन से विरल जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन हम किसको कह रहे हैं? जब प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर प्रवेश करती है उस समय वह अपनी मूल दिशा से, मूल दिशा से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्थिति फर्स्ट की। जो स्थिति फर्स्ट है, स्थिति फर्स्ट, जो स्थिति फर्स्ट हमने दी है उसके अंदर हम क्या कहना चाह रहे हैं? स्थिति फर्स्ट के अंदर जब प्रकाश तरंग सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंदर जाती है, प्रकाश तरंग विरल से सघन जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। विरल से सघन, प्रकाश तरंग कहाँ जा रही है? विरल से सघन। जब प्रकाश तरंग विरल से सघन जा रही है, विरल से सघन माध्यम के अंदर अगर प्रकाश तरंग जा रही है तो यहाँ पे अपवर्तन के बाद प्रकाश तरंग अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। प्रकाश तरंग अभिलंब की ओर मुड़ेगी, प्रकाश तरंग अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। प्रकाश तरंग जो है अभिलंब की ओर गति कर जाएगी। स्थिति सेकंड के अंदर हमने बात करी है कि जो हमारी स्थिति सेकंड है,
जो हमारी स्थिति सेकंड है उसके अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रकाश तरंग सघन माध्यम से किसके अंदर जा रही है, विरल माध्यम के अंदर जा रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे सघन से विरल जा रही है, और सघन से विरल अगर प्रकाश तरंग जा रही है तो क्या होगी, परावर्तन के बाद प्रकाश तरंग अभिलंब से दूर हटेगी, प्रकाश तरंग अभिलंब से दूर हटेगी, प्रकाश तरंग अभिलंब से दूर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। दोनों स्थितियों को अपन ने यहाँ पे देखा है कि विरल से सघन जा रही है तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, सघन से विरल जा रही है तो गति इसकी बढ़ जाएगी और ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन आप समझ पाए होंगे। प्रकाश का अपवर्तन जब कोई प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर प्रवेश करती है उस समय वह अपनी मूल दिशा से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब अपवर्तन के अंदर दो घटनाएं हमारे सामने आती है, दो स्थितियां हमारे सामने आती है। एक स्थिति आती है कि अगर प्रकाश तरंग सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो उस समय क्या होगा, सघन से विरल अभिलंब से दूर हट जाएगी। अगर प्रकाश तरंग विरल माध्यम से सघन माध्यम के अंदर जा रही है तो क्या होगा, प्रकाश का जो यहाँ पे विरल से सघन जा रही है तो प्रकाश तरंग अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्रकाश के तरंग की प्रकाश अपवर्तन की परिभाषा। उसके बाद दो स्थिति हो गई हमारे सामने। फिर बात आती है प्रकाश अपवर्तन के नियम। उसके बाद बात आती है हमारे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, अब अपवर्तन के नियम के अंदर हम क्या जानेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे अपवर्तन के नियम की अगर अपन बात करें तो ये जो प्रकाश तरंगे हमने देखी है, यहाँ पे ये जो प्रकाश तरंगे देखी हैं तो अभिलंब के साथ एक कोण यहाँ पे बन रहा है, एक कोण यहाँ पे बन रहा है। इस कोण को हम आई कह रहे हैं, इस कोण को हम आर कह रहे हैं। इस कोण को भी हम यहाँ पे क्या कहेंगे, आई कहेंगे। इस कोण को भी हम यहाँ पे क्या कहेंगे, आर कहेंगे। जो आई है हमारा वो क्या है, आपतन कोण है। ये क्या है, आपतन कोण है। ये हमारा आपतन कोण होगा। आर हमारा क्या है, आर हमारा अपवर्तित कोण है। आर हमारा क्या है, अपवर्तित कोण है। आर हमारा क्या है, अपवर्तित कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपवर्तित कोण। अब प्रकाश अपवर्तन के नियमों को आप देखना। पहला नियम जैसा हमने प्रकाश परावर्तन के अंदर पढ़ा है, प्रकाश परावर्तन के अंदर हमने कहा कि अभिलंब, आपतित तरंग और परावर्तित तरंग तीनों एक ही तल में होते हैं। उसी प्रकार जब हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम की बात करते हैं तो उसके अंदर भी आपतित तरंग, अपवर्तित तरंग और अभिलंब तीनों एक ही तल के अंदर स्थित होंगे। ये आपतित तरंग है, ये अपवर्तित तरंग है और यहाँ पे ये अभिलंब, तीनों के तीनों कहाँ हैं, एक ही तल के अंदर स्थित है। तीनों के तीनों कहाँ हैं, एक ही तल के अंदर स्थित है। आप क्या कहेंगे, आपतित तरंग, आपतित तरंग और अपवर्तित तरंग, और क्या है, अपवर्तित तरंग और अभिलंब। अपवर्तित तरंग और अभिलंब तीनों के तीनों कहाँ हैं, एक ही तल के अंदर स्थित है। ये प्रकाश के परावर्तन के अंदर और प्रकाश के अपवर्तन के अंदर, दोनों के अंदर आपको एज इट इज बात करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम के अंदर हमारा पहला नियम क्या हो जाएगा, पहला नियम होगा हमारा, देखो पहला नियम होगा हमारा प्रकाश की आपतित तरंग, आपतित तरंग, अपवर्तित तरंग, अपवर्तित तरंग, आपतित तरंग, अपवर्तित तरंग व अभिलंब, व अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, पहला नियम हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। अब आता है दूसरा नियम।
दूसरा नियम क्या होता है, दूसरे नियम के अंदर अगर आप देखोगे तो दूसरा नियम हमें कहता है कि प्रकाश अपवर्तन के दौरान ये जो कोण है आपतन कोण, इस आपतन कोण की जिया, जिया का मतलब साइन, कोजिया का मतलब कोश, ठीक है, टेंजिया का मतलब टेन थीटा। तो इस आपतन कोण की जिया यानी कि साइन आई और अपवर्तित कोण की जिया यानी कि साइन आर, इन दोनों का जो रेशियो होता है, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। उसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तन का दूसरा नियम। और ये कांस्टेंट क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक कहलाएगा। ये जो दोनों माध्यम हैं, इन माध्यमों के अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। अब आपको ये बताना है कि ये जो नियम है ये क्या नियम है। जब तक अपन बात करते हैं इस दूसरे नियम की, आप सोचिए कि ये किस नियम की हम बात कर रहे हैं, ये किसका नियम होगा। देखो यहां पे दूसरा नियम क्या हो जाएगा आपके, आपतन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया व आपतन कोण की जिया यानी कि साइन आई व अपवर्तित कोण की जिया, व अपवर्तित कोण की जिया, अपवर्तित कोण की जिया, अपवर्तित कोण की जिया क्या होगी, अपवर्तित कोण की जिया यानी कि साइन आर का अनुपात, का अनुपात निश्चित होता है, का अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है या कांस्टेंट होता है, का अनुपात नियत होता है, नियत होता है। ये प्रकाश का अपवर्तन का नियम कहलाता है। और इसको अगर आप लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, साइन आई बटा साइन आर लिखेंगे और इसके कांस्टेंट को, इसके नियतांक को आप कैसे लिखेंगे, इसके नियतांक को आप लिखेंगे म्यू से। इसके नियतांक को आप कैसे लिखेंगे, नियतांक को लिखेंगे म्यू से, और ये म्यू होगा आपका अपवर्तनांक। ये क्या होगा, अपवर्तनांक होगा। ये क्या होगा, अपवर्तनांक होगा। और इस अपवर्तनांक को, इस नियम को हम क्या कहेंगे, इस नियम को हम कहेंगे स्नेल का नियम। इसको हम क्या कहेंगे, स्नेल का नियम। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्नेल का नियम प्रकाश की किस घटना से संबंधित है। स्नेल का नियम प्रकाश की किस घटना से संबंधित है, तो वो क्या हो जाएगा, अपवर्तन की घटना से संबंधित है। किस घटना से, अपवर्तन की घटना से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं भाई। तो अपवर्तन जो है उसके अंदर हमने देखा कि जब प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर जाती है तो अपनी मूल दिशा से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। और इस समय दो स्थितियां हमारे सामने आएगी कि अगर प्रकाश तरंग विरल से सघन गई है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और अगर प्रकाश तरंग सघन से विरल गई है तो वह अभिलंब से दूर हटेगी। और प्रकाश अपवर्तन के नियमों की बात करते हैं जब हम कहेंगे कि प्रकाश की आपतित तरंग, अपवर्तित तरंग और अभिलंब तीनों एक ही तल के अंदर होंगे, और यही नियम हमने परावर्तन के अंदर भी पढ़ा है। दूसरा नियम है आपतन कोण की जिया और अपवर्तित कोण की जिया, यानी साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है जिसे हम स्नेल का नियम या उसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम अपवर्तनांक कहते हैं। इस अनुपात को हम क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे, और इस नियम को हम क्या कहेंगे, स्नेल का नियम कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, स्नेल का नियम कहेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अपवर्तन के उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अपवर्तन के उदाहरण, अपवर्तन के उदाहरण, अपवर्तन के उदाहरण। ठीक है, अपवर्तन के उदाहरण देखो। अपवर्तन के उदाहरण की बात अगर करें तो इससे क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है कि यह घटना प्रकाश की किस घटना से संबंधित है। जैसे आपसे कहा जाए आसमान का रंग नीला क्यों होता है, क्या अपवर्तन से होता हो? नहीं।
अपवर्तन के अंदर कौन सी घटनाएं आती है? तारों का टिमटिमाना। अब सवाल तो ये भी है कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो भाई तारे जब प्रकाश तरंग तारों से हजारों किलोमीटर लाखों किलोमीटर दूर से जब प्रकाश तरंग आ रही है तो वायुमंडल की विभिन्न परतें बीच में आती है। उन परतों के अंदर हर माध्यम के अंदर प्रकाश की गति अलग अलग होती है और जब प्रकाश की गति अलग अलग होती है तो प्रकाश तरंग बार बार क्या करती है? यहाँ पे मूवमेंट करती है और बार बार जब मूवमेंट करती है तो तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के अंदर पहला जो उदाहरण है आपका वो लिखेंगे तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। दूसरा उदाहरण आता है हमारा यहाँ पे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है सूर्योदय से कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद भी सूर्य का दिखाई देना, यह अपवर्तन का है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना यह प्रकीर्णन का नियम है। कलर हमें प्रकीर्णन में दिखेगा। यहाँ पे स्थिति परिवर्तित हो रही है कि सूर्योदय अभी हुआ ही नहीं है, सूर्य हमें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन प्रकाश तरंग हमें पहले से ही दिखाई दे रही है। ऐसा होता है अगर आपने शाम के समय में या सुबह के समय में कभी नोटिस किया है तो सूर्यास्त होने के बाद भी कुछ समय के लिए हमें सूर्य की किरणें दिखाई देती है और सूर्य उदय होने से कुछ समय पहले भी हमें सूर्य की किरणें दिखाई देती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो दूसरा उदाहरण हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? सूर्योदय से पहले कुछ समय पहले, सूर्योदय से कुछ समय पहले, सूर्योदय से कुछ समय पहले व सूर्यास्त के कुछ समय बाद भी सूर्य का दिखाई देना, बाद भी सूर्य का दिखाई देना। सूर्योदय से कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद भी सूर्य का दिखाई देना, ये किस घटना के अंतर्गत आएगा? प्रकाश के अपवर्तन के अंतर्गत आएगा। तीसरा एग्जाम्पल आता है हमारा, क्या एग्जाम्पल आता है तीसरा? कि पानी में या पानी की बाल्टी में रखी हुई छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना किस घटना के कारण होगा? अपवर्तन के कारण। अब पानी के पैंदे के अंदर चाहे सिक्का रखा हो, चाहे पत्थर रखा हो, चाहे उसके अंदर मेंढक बैठा हो, चाहे उसके अंदर मछली बैठी हो, मछली तो बैठेगी भी नहीं, मेंढक ही बैठा रहेगा नीचे, उन सभी का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना क्या है? अपवर्तन है। क्या है? अपवर्तन है। तीसरा नियम लिखेंगे हम, बाल्टी में पानी से भरी, भाई पानी से भरी होना जरूरी है, क्यों खाली बाल्टी में रख दिया तो मुड़ी हुई नहीं दिखाई देगी। पानी से भरा हुआ दिखाई देना जरूरी है, तभी प्रकाश तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर जाएगी। पानी से भरी बाल्टी में रखी छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये किस घटना के कारण होता है? तो ये आप कहेंगे ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। चौथा उदाहरण भी इसके अंदर हम लिखते हैं और वो है किसी भी सतह का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ठीक है, बाल्टी की सतह का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, बाल्टी की सतह का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, अब ये जो एग्जाम्पल है उससे आपको ये समझना है कि ये पानी की बाल्टी की सतह का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना मतलब अगर उस पैंदे के अंदर
पैंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, या सतह का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, या उसके अंदर रखे हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, या मेंढक का या कोई पत्थर रखा हुआ सभी का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, मतलब प्रकाश तरंग जो जा रही है वो अपनी मूल दिशा से विचलित हो चुकी है, और उसी कारण से जहां पे वस्तु है एक्चुअली वहां पे हमें नजर नहीं आ रही है। इस प्रकाश की घटना को हम अपवर्तन कहते हैं, और ये सारी चीजें जो है किसके अंतर्गत आएगी, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण के अंतर्गत आएगी। ठीक है, चलिए, तो ये प्रकाश का अपवर्तन आपका होता है पूरा। यहाँ पे अपवर्तन की बात हमने करी है। देखिए यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर जाएगा तो वो मूल दिशा से विचलित हो जाएगा। अगर विरल से सघन जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और सघन से विरल जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। दो नियम हम इसके अंदर पढ़ते हैं, दो स्थितियां इसके अंदर हम पढ़ते हैं। दो नियम आपका आपतित तरंग, अपवर्तित तरंग, अभिलंब एक ही तल में होते हैं, और आपतन कोण की जिया और अपवर्तित कोण की जिया साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जिसे हम अपवर्तनांक कहेंगे। और इस नियम को हम स्नेल का नियम कहेंगे। इस नियम को हम क्या कहेंगे, स्नेल का नियम कहेंगे। और इसके एग्जाम्पल की बात हमने यहाँ पे कर ली है, जिसको आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से नोट किया है। ठीक है, चलते अपन अगले घटना पे। अगली घटना जो आपकी आती है वो कौन सी आती है, देखो भाई, अगली जो घटना आती है हमारी, हमने बात करी है यहाँ पे, अगली घटना प्रकाश का अपवर्तन हो गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया। हम बात करेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन की। हम बात किसकी करेंगे, प्रकाश के प्रकीर्णन की बात यहाँ पे हम करेंगे। देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब इस प्रकाश के प्रकीर्णन से किस तरह के सवाल आते हैं उनको अगर आप देखेंगे तो प्रकाश के प्रकीर्णन के एग्जाम्पल से हमेशा क्वेश्चन बनता है। कौन कौन से एग्जाम्पल, कि भाई आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। ठीक है, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये सब क्या है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के नियम के अंतर्गत आते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के अंदर ऐसा क्या होता है, तो आप कहेंगे जब प्रकाश तरंगे माध्यम के कणों से निकलती है, माध्यम के कणों से टकराती है, तो वह अपने अलग अलग रंगों के अंदर विभक्त हो जाती है। उसको हम क्या कहेंगे, प्रकीर्णन। क्या, प्रकाश तरंगे जो है फैल जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। और जो माध्यम के कण हैं वो हमें चमकीले नजर आते हैं। जो माध्यम के कण है वो कैसे चमकीले नजर आते हैं, इसको हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो देखो, प्रकाश का प्रकीर्णन हम किसको कहेंगे, तो देखिए यहाँ पे, जब प्रकाश तरंगे माध्यम के कणों से टकराती है, जो माध्यम के कणों से टकराती है, तो वह माध्यम के कणों से टकराकर, ऐसे लिख देते हैं, माध्यम के कणों से टकराकर फैल जाती है। ठीक है, टकराकर फैल जाती है। प्रकाश की ये घटना प्रकीर्णन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकीर्णन कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, प्रकीर्णन कहलाती है। अब बात करते हैं अपन प्रकाश के इस प्रकीर्णन की घटना के एग्जाम्पल्स की, क्यों क्वेश्चन हमारा कहां से बनेगा, एग्जाम्पल से बनेगा। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के एग्जाम्पल, प्रकीर्णन के उदाहरण, इन उदाहरणों को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा कहां से बनेगा, यहीं से बनेगा। देखो यहाँ पे पहली जो घटना आती है हमारी, पहली जो उदाहरण आती है हमारी, इसके अंदर पहला उदाहरण आपका क्या हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के अंदर समुद्र का नीला दिखाई देना, समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना, समुद्र के पानी का
नीला दिखाई देना, नीला दिखाई देना, समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना। दूसरा एग्जाम्पल आता है हमारा आकाश का रंग नीला दिखाई देना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या आता है, आकाश का रंग, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। तीसरा एग्जाम्पल आता हमारा सूर्योदय, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय, सूर्योदय व सूर्यास्त का, सूर्यास्त के समय, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्य का समय सूर्य का लाल दिखाई देना, लाल दिखाई देना, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। अब यहाँ पे ये 3 एग्जाम्पल हो गए भाई आपके, ठीक है। अब आप एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चन देखोगे ना तो इससे बाहर कुछ भी नहीं है भाई। आप फिजिक्स वाले चैप्टर प्रकाश के क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो प्रकाश के क्वेश्चन जो है इन घटनाओं के अंदर से अगर आते हैं तो आपके एग्जाम्पल आएंगे। एग्जाम्पल हमने परावर्तन, एग्जाम्पल हमने अपवर्तन के भी देखे हैं, एग्जाम्पल हमने प्रकीर्णन के भी देख लिए। अब इन घटनाओं से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन जो हमने देखा अपवर्तन के अंदर बनता है, सबसे शानदार क्वेश्चन अपवर्तन का बनता है कि स्नेल का नियम किससे संबंधित है। तो स्नेल के नियम की हमने बात कर ली, उसके बाद हमने परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की बात कर ली। अब भाई जैसे मान लो अभी रीड के जो पेपर हुए हैं, रीड के पेपर के अंदर हमने क्या देखा, बहुत सारी कथन निष्कर्ष हो गए। अब कथन निष्कर्ष क्या है भाई, कथन निष्कर्ष यही तो है, ये क्या है, ये क्या है, ये जो परिभाषाएं लिखी हुई है क्या है, ये कथन ही तो है, ये नियम ही तो है, ये क्या है, ये नियम ही तो है, यही तो कथन है। कौन सा सही है कौन सा गलत है यही तो है भाई। अगर आप इनका कथन निष्कर्ष बना लोगे, ये कथन निष्कर्ष हो गए आपकी स्थिति के हो गए कि एक प्रकाश तरंग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो वो प्रकाश तरंग अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अपवर्तन के बाद अपवर्तित होकर अभिलंब की ओर मुड़ेगी। क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है कि नहीं? तो ये ही चीजें हैं भाई। जो पैटर्न बदला है वो पैटर्न का मतलब यही है कि जिन चीजों की तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे थे, पढ़ तो रहे थे, पढ़ तो हम पहले भी रहे थे, पढ़ हम अब भी रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन वहां से उठाए हैं जिन चीजों की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे थे, जिनको आप बेसिक समझ रहे थे कि ये तो कोई बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी बनता है, वहीं से क्वेश्चन बन रहा है। ऐसा क्वेश्चन थोड़ी बनता है, वहीं से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो जाती है, एक एक चीज यहाँ पे आपकी कवर हो जाती है। प्रकीर्णन के उदाहरण हो गए, उसके बाद हम लेते हैं प्रकाश की कौन सी घटना, उसके बाद हमारी आती है प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। कौन सी घटना आ जाएगी? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखो भाई, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब आप जो हमने किसके अंदर पढ़ा है, अपवर्तन के अंदर जो पढ़ा है, किसके अंदर? अपवर्तन के अंदर जो पढ़ा है उसको एक बार आप देखो। यहाँ पे अपवर्तन के अंदर जो आपने चीज पढ़ी है उस चीज को आप देखिए। यहाँ पे उस चीज को अगर आप देखोगे तो आपने ये देखा कि इस चित्र के अंदर, इस स्थिति के अंदर प्रकाश तरंग अभिलंब की ओर मुड़ रही है। इसको आप छोड़ो, आप चलो इस तरफ। अब जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है यहीं से बनेगा। कैसे? कि प्रकाश तरंग जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंदर आएगी, आ गई, अभिलंब से दूर हट गई। ठीक है, अब जैसे जैसे आप आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपवर्तित कोण का मान भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसका रेशियो तो निश्चित है।
भाई अपवर्तन के नियम के अंदर आपने पढ़ा है ना, स्नेल का नियम, साइन आई अपॉन साइन आर। ये रेशियो तो हमेशा इसका आंसर तो फिक्स होगा, 4 आया तो 4 रहेगा, 2.2 आया तो 2.2 आएगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, रेशियो तो फिक्स रहना है। ठीक है, तो हमने बढ़ाते बढ़ाते हमने देखा कि एक समय ऐसा आया जब यहां पे अपवर्तित कोण का मान क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। जब ये दोनों सतह के मध्य के अंदर आ गया, दोनों माध्यमों के मध्य पृष्ठ पर जब आ गया, उस समय जो अपवर्तित कोण है वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। जब अपवर्तित कोण 90 डिग्री हो जाएगा, उस समय जो आपतन कोण बनेगा उसको हम कहते हैं क्रांतिक कोण। उसको हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो इतनी बात पहले अपन इसके अंदर करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर कि भाई जब हमारा कोई प्रकाश तरंग, जब हमारी कोई प्रकाश तरंग इस तरह से चल रही है, किस तरह से चल रही है, इस तरह से चल रही है कि एक प्रकाश तरंग यहां आते आते आई, ठीक है, उसके बाद ये अपवर्तित होकर दोनों माध्यमों के मध्य पृष्ठ पर चली गई, दोनों माध्यमों के मध्य पृष्ठ पर चली गई। उस समय यहां पे जो कोण बना, उस समय यहां पे जो कोण बना उसको हमने कहा ये तो क्रांतिक कोण है। ये क्या है, क्रांतिक कोण है। इसको हमने कहा क्रिटिकल एंगल है। ये क्या है, क्रांतिक कोण है, क्रिटिकल एंगल है। एक स्थिति तो हो गई ये। दूसरी स्थिति हमने कहा कि भाई इतना हमने अगर बढ़ाया है, इतना हमने इसको बढ़ाया है, तो क्यों न थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, क्यों न थोड़ा सा और इसको बढ़ाया जाए। तो जैसे ही हमने इसको और बढ़ाया, जैसे ही हमने इसको और बढ़ाया, तो ये प्रकाश तरंग जो है इस तरह से निकल गई। ये प्रकाश तरंग किस तरह से निकल गई, इस तरह से ये प्रकाश तरंग निकल गई। अब यहां पे जो कोण बना है, अब यहां पे जो कोण बना, ये पूरा कोण क्या बना, ये पूरा कोण कहलाएगा आपका आपतन कोण। इस पूरे कोण को हम क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। ये पूरा कोण क्या है, आपतन कोण है। पूरा कोण क्या है, आपतन कोण है। आपतन कोण तो ये भी है, लेकिन इसको हम क्रांतिक कोण कह रहे हैं। उसके बाद ये पूरा कोण जो है अपवर्तित कोण हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, पूरा अपवर्तित कोण हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात हम कर रहे हैं। इसके अंदर हमने देखा कि जब प्रकाश तरंग आ रही है, किस माध्यम से आ रही है, ये आ रही है आपकी सघन माध्यम से। किस माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंदर आ रही, क्योंकि इसका जरूरी है सघन माध्यम से विरल माध्यम में आना, नहीं तो प्रकाश तरंग अभिलंब से दूर नहीं हटेगी, और अभिलंब से दूर नहीं हटेगी तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। तो ये आई, उस समय हमने देखा कि जैसे जैसे हमने आपतन कोण का मान बढ़ाया, वैसे वैसे परावर्तन कोण का मान बढ़ा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ये 90 डिग्री हो गया अपवर्तित कोण। उस समय आपतन कोण को हमने कहा क्रिटिकल एंगल है। लेकिन हमने तो फिर बढ़ाया इसको, फिर बढ़ाया तो प्रकाश तरंग जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम के अंदर वापस लौट जाती है। ये प्रकाश की घटना क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। आपको ध्यान रखना है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नियम, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो नियम हैं वो आपके क्या क्या हो जाते हैं, तो आप देखो भाई इसके अंदर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियमों की अगर हम बात करें तो देखो दो नियम इसके अंदर भी आपको ध्यान रखने हैं। दो नियम हमने किस में देखे हैं, दो नियम ही हमने परावर्तन में देखे हैं, दो नियम ही हमने अपवर्तन के अंदर देखे हैं, और दो नियम ही आपको किसके अंदर देखने हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर। किसके अंदर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम के अंदर पहला नियम आता है आपका कि प्रकाश तरंग का हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंदर आना जरूरी है।
प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंदर आना जरूरी है। तो यहां पे आप लिखेंगे कि प्रकाश तरंग हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है। ठीक है, पहला नियम तो ये हो जाएगा। दूसरा नियम क्या हो जाएगा? दूसरा नियम होगा आपका, आप यहाँ पे देखो भाई, आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आप देखोगे भाई, पहला नियम तो हमने लिख दिया कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंदर आएगा। ठीक है, दूसरा है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? जब आपका ये क्रांतिक कोण छोटा हो जाएगा। किससे? आपतन कोण से। क्रांतिक कोण तो यहां तक ही है, इसको हमने और बढ़ा दिया है, तो यहां पे आपतन कोण का मान क्या हो गया है? ज्यादा हो गया है। तो दूसरा नियम होता है आपतन कोण जो है वो ज्यादा हो जाएगा। किससे? क्रांतिक कोण से। किससे? क्रांतिक कोण से। तब क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। अब आप इसके अंदर चलेंगे आगे कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण कौन से हैं? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण क्या हो जाएंगे? उदाहरण। और हमारा क्वेश्चन हमने पहले भी कहा है कि भाई हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो किससे बनता है? इन घटनाओं के एग्जाम्पल से बनता है। देखो, एक क्वेश्चन तो आपका यहीं पे हो गया। ये क्वेश्चन देखो भाई, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम जो है हमारे क्या हो गए? क्वेश्चन हो गए कि भाई प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या आवश्यक है? ये आवश्यक है कि प्रकाश तरंग सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंदर आना चाहिए। अगर आपको कथन निष्कर्ष के अंदर कहीं पे भी देके पूछे कि अगर प्रकाश तरंग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव है, तो नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब संभव है? जब प्रकाश तरंग हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंदर प्रवेश करेगा, उस समय आपका इसके अंदर संभव है ये घटना, अन्यथा नहीं। दूसरी शर्त हमारी क्या होगी? दूसरी शर्त होगी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, तभी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते इसके एग्जाम्पल की। पहला एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो हमने हजारों बार नहीं लाखों बार पढ़ा है, हीरे का चमकना। हीरे का चमकना, हीरा क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण चमकता है। दूसरा एग्जाम्पल जो हमने हजारों बार पढ़ा है, कौन सा है? मृग मरीचिका का बनना। मरीचिका का बनना। ये मरीचिका जो है, जब हम गर्मियों के अंदर या मरुस्थल के अंदर, जब हम चल रहे होते हैं रोड पे, तो हम बहुत दूर आगे पानी भरा हुआ नजर आता है। ये जो पानी नजर आता है वास्तविक रूप से ये पानी होता नहीं है। वैसे ही हिरण को मरुस्थल के अंदर ऐसे पानी का आभास होता है, वो दूर दूर तक पानी की तलाश के अंदर रेस लगाता है, और एक आने वाले समय के अंदर अगर उसको पानी नहीं मिलता है तो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है, समाप्त हो जाती है। ये क्या होती है? मृग मरीचिका होती है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल आता है हमारा जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं ये प्रकाश की किस घटना पर आधारित है?
ऑप्टिकल फाइबर्स प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होते हैं। आपने अगर थोड़ा बहुत भी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि इसके अंदर प्रकाश तरंगे इस तरह से ऐसे चलती है। ये प्रकाश तरंगे ऐसे ऐसे चलती है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। और ट्रांसमिशन की सबसे ज़्यादा गति इसके अंदर होती है। तो ये जो है आप ये ऑप्टिकल फाइबर्स किस पे काम करते हैं, प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर काम करते हैं। चौथा एग्जाम्पल आता है आपका प्रकाश काले गोले का चमकना। काले गोले का चमकना, ये जो काला गोला चमकता है ये किस कारण से चमकता है, प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। तो ये 4 एग्जाम्पल आपके इसके अंदर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर ध्यान रखेंगे भी। किसके अंदर, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर ध्यान रखेंगे। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमने ये देखा कि जब कोई प्रकाश तरंग सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंदर आती है और उस समय अगर उसके क्रांतिक कोण से आपतन कोण का मान ज्यादा हो जाता है तो प्रकाश तरंग उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई थी। तो प्रकाश की घटना क्या कहलाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाएगी। इंपॉर्टेंट है इसके अंदर इसके नियम कि प्रकाश का हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंदर आना आवश्यक है। दूसरी बात इसके अंदर यह है कि प्रकाश के अंदर आपतन कोण, प्रकाश तरंग का आपतन कोण जो प्रकाश का क्रांतिक कोण है, इस अपवर्तन के बाद क्रांतिक कोण है, उससे ज्यादा मान इसका होना चाहिए, तभी हमारा प्रकाश का अपवर्तन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट लेते हैं अपन। अगली जो प्रकाश की घटना है वो कौन सी आ जाती है हमारी, तो देखो भाई इसके एग्जाम्पल हो गए हमारे। चलो भाई अगली घटना कौन सी आ जाती है, अगली घटना देखो भाई, हमने परावर्तन पढ़ लिया, हमने अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन को हमने पढ़ लिया है। अब हमारी घटना बची है वर्ण विक्षेपण। अब हमारी घटना कौन सी बची है, वर्ण विक्षेपण हमारी घटना यहाँ पे बची है। तो बात करते हैं वर्ण विक्षेपण की, बात करते हैं किसकी, वर्ण विक्षेपण की। तो देखो भाई वर्ण विक्षेपण, प्रकाश की कौन सी घटना की बात कर रहे हैं अपन, वर्ण विक्षेपण की घटना की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन, वर्ण विक्षेपण की घटना की बात कर रहे हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तो वर्ण विक्षेपण के लिए हम बात करते हैं एक प्रिज्म की। किसकी बात करते हैं, हम एक प्रिज्म की बात करते हैं। ये बात जो है न्यूटन के द्वारा बताई गई थी। कौन सी बात बताई गई अभी बताएंगे हम आपको। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे प्रकाश के अंदर आप देखो, प्रकाश के अंदर यहाँ पे अपन एक प्रकाश तरंग को डालते हैं। यहाँ पे हम जो है एक प्रकाश तरंग को ऐसे डालते हैं, इस प्रिज्म के ऊपर डाल दी। इसके अंदर से एक तरंग तो अपन निकाल देते हैं सीधी, एक तरंग तो ये निकाल देते हैं बस सीधी। ये तो जा रही है आपके सीधी, लेकिन ये मूल दिशा है और मूल दिशा के अंदर यहाँ पे कोई प्रकाश तरंग नहीं जाएगी। अब उसके बाद देखो आप, उसके बाद आप देखिएगा कि उसके बाद क्या हो रहा है। तो इसके बाद देखो आप, एक प्रकाश तरंग होगी इस तरह से, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दूसरी कोई और कलर से बना देते हैं। ऐसे करके हम अलग अलग कलरों का उपयोग यहाँ पे कर लेते हैं। देखो भाई टोटल हमें बनानी है 7 प्रकाश तरंगे। कितनी प्रकाश तरंगे, 7 प्रकाश तरंगे बनानी है, क्योंकि इसके अंदर कलर कितने होंगे, 7 कलर होंगे। कितने कलर होंगे, 7 कलर होंगे। कितनी हो गई, 6 हो गई। अब हमारी बची है लास्ट वाली, ये हो गई। ये 7 प्रकाश तरंगे हैं। ये क्या है, 7 प्रकाश तरंगे हैं। अब ये प्रकाश तरंग हमने एक दी, न्यूटन साहब ने कहा है। किसने कहा है, न्यूटन साहब ने कहा है कि जब श्वेत प्रकाश को तुम प्रिज्म के अंदर से गुजारते हो, जब किसी श्वेत प्रकाश तरंग को हम प्रिज्म से गुजारते हैं
तो वह प्रकाश तरंग अपने अलग अलग रंगों के अंदर विभक्त हो जाती है। प्रकाश की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ये क्या कहलाती है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो परिभाषा आप यहाँ पे लिखेंगे कि जब प्रकाश तरंग को, जब श्वेत प्रकाश को, जब श्वेत प्रकाश को, जब श्वेत प्रकाश को, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने अलग अलग, तो वह अपने अलग अलग रंगों के अंदर, तो वह अपने अलग अलग रंगों के अंदर, रंगों के अंदर विभक्त हो जाता है, रंगों के अंदर विभक्त हो जाता है, अलग अलग रंगों के अंदर विभक्त हो जाता है। प्रकाश की ये घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाएगी। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रकाश की घटना के कारण यहाँ पे ये वर्ण विक्षेपण हुआ है, ये जो वर्ण विक्षेपण हुआ है, इस वर्ण विक्षेपण के अंदर, इस वर्ण विक्षेपण के अंदर आप देखिएगा यहाँ पे ये जो वर्ण विक्षेपण हुआ है, इसके अंदर जो कलर का क्रम है वो हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए। और इसके लिए हम बात करते हैं VIBGYOR। इसको हम क्या बोलते हैं? विबग्योर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? विबग्योर बोलते हैं। इसको आपको नीचे से ऊपर की तरफ याद करना है, इसको आपको नीचे से ऊपर की तरफ याद करना है। विबग्योर, विब का मतलब, वी का मतलब होता है वायलेट। क्या हो जाता है? वायलेट हो जाता है, वायलेट हो जाएगा। और उसके बाद आप देखो आई फॉर इंडिगो हो जाएगा, आई फॉर क्या हो जाएगा? इंडिगो हो जाएगा, आई फॉर इंडिगो। बी फॉर ब्लू हो जाएगा, बी फॉर क्या हो जाएगा? ब्लू। जी फॉर ग्रीन हो जाएगा, जी फॉर क्या हो जाएगा? ग्रीन। वाई फॉर येलो हो जाएगा, वाई फॉर क्या हो जाएगा? येलो। ओ फॉर ऑरेंज हो जाएगा, ओ फॉर ऑरेंज हो जाएगा। और आर फॉर क्या हो जाएगा? रेड। आर फॉर क्या हो जाएगा? रेड। ये क्रम हमें पता होना चाहिए। अब इसके अंदर रेड के लिए आप लिखेंगे कि रेड जो है ये सबसे कम विक्षेपित हुआ है। यहाँ पे सबसे ज्यादा विक्षेपण अगर किसी का हुआ है तो वो किसका हुआ है? वायलेट का हुआ है। और सबसे कम विक्षेपण जो हुआ है वो किसका हुआ है? लाल कलर का हुआ है। तो इसके तरंग दैर्ध्य को आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो देखो भाई, कुछ फैक्ट यहाँ से आते हैं आपके। एक आता है लाल रंग का, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है। इस कारण से इसका विक्षेपण जो है होता है, इस कारण से, इसलिए या इस कारण से, इसलिए इसका विक्षेपण, इसलिए इसका विक्षेपण, इसलिए इसका विक्षेपण न्यूनतम होता है, इसका विक्षेपण न्यूनतम होता है। इसका मतलब क्या हो गया? जब हम कह रहे हैं कि तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, इस कारण से विक्षेपण न्यूनतम हुआ है, तो ये मतलब हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे जो है आपका तरंग दैर्ध्य जो है, तरंग दैर्ध्य जो है वो विक्षेपण के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि यहाँ पे जो विक्षेपण हो रहा है वो और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। यानी जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, विक्षेपण क्या होगा? उसका न्यूनतम होगा। और जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे न्यूनतम है, उसका विक्षेपण क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। यानी यहाँ पे क्या हुआ? वायलेट सबसे ज्यादा विक्षेपित, इसका मतलब इसका तरंग दैर्ध्य क्या है? न्यूनतम है। तो इसके अंदर से
4 क्वेश्चन है आपके। कौन कौन से? पहला क्वेश्चन, सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किसका है? लाल का। न्यूनतम तरंग दैर्ध्य किसका है? वायलेट का। अब आपको अगर वो सूत्र याद है तो आप उल्टा कर दीजिए, नहीं तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा विक्षेपण किसका है? बैंगनी का। सबसे कम विक्षेपण किसका है? लाल कलर का है। ठीक है, तो ये चीजें आपके, एक तो चीज हमने यहाँ पे नोट कर दी है। दूसरी बात यहाँ पे है बैंगनी रंग का, बैंगनी वायलेट होता है। बैंगनी का तरंग दैर्ध्य, बैंगनी का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है। तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है, इसलिए इसका विक्षेपण सर्वाधिक होता है। इसलिए इसका विक्षेपण क्या होता है? सर्वाधिक होता है। इसलिए इसका विक्षेपण क्या होगा? सर्वाधिक होगा। ठीक है, तो ये बात आप इसके अंदर ध्यान रखेंगे। भाई वर्ण विक्षेपण के अंदर हमने बात करी है। वर्ण विक्षेपण के अंदर हमने क्या बात करी है? तो वर्ण विक्षेपण के अंदर हमने कहा कि यहाँ पे जब श्वेत प्रकाश को किसके अंदर से? प्रिज्म के अंदर से गुजारा जाता है। श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उस समय जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश अपने अलग अलग रंगों के अंदर विभक्त हो जाता है। प्रकाश की ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। प्रकाश की ये घटना क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। प्रकाश की ये घटना क्या कहलाएगी? वर्ण विक्षेपण कहलाएगी। वर्ण विक्षेपण, प्रकाश की घटना क्या कहलाएगी? वर्ण विक्षेपण कहलाएगी। और सबसे ज्यादा विक्षेपण किसका होता है? तो सबसे ज्यादा विक्षेपण बैंगनी का होता है। सबसे कम विक्षेपण किसका होता है? लाल कलर का होता है। और यहाँ पे हमने तरंग दैर्ध्य की बात की। तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका? लाल कलर का। सबसे कम किसका? वायलेट का होता है। ठीक है, चलिए बेटा, आपके वर्ण विक्षेपण भी यहाँ पे क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हमने प्रकाश की जितनी भी घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं का यहाँ पे अध्ययन कर लिया है। भाई ये प्रकाश की जो मूल घटनाएं हैं, यहाँ पे परावर्तन को हमने देखा है, अपवर्तन को देखा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को देखा है और वर्ण विक्षेपण को देखा है। अब इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दर्पण और लेंस, गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले हम समतल दर्पण की। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? समतल दर्पण की बात करते हैं। और समतल दर्पण के अंदर हम जो है देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण। अब समतल दर्पण से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एक क्वेश्चन समतल दर्पण से आपसे पूछा जाता है कि ये जो समतल दर्पण है हमारे सामने, ये जो समतल दर्पण है हमारे सामने, इस समतल दर्पण के सामने मैंने कोई वस्तु अगर x दूरी पर रखी है, अगर मैंने कोई वस्तु यहाँ पे x दूरी पर रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो आप कहेंगे अगर वस्तु को दर्पण से x दूरी पर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब भी x दूरी पर ही बनेगा। उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? x दूरी पर ही बनेगा। मैंने कहा कि मेरे प्रतिबिंब की जो हाइट है, मेरे प्रतिबिंब की जो हाइट है वो a है, तो वस्तु की हाइट जो है a है, तो इसके प्रतिबिंब की हाइट भी क्या होगी? a ही होगी। यानी कि हाइट के अंदर क्या होगा? ये बराबर होगा। अगर कोई व्यक्ति इस दर्पण की तरफ v वेग से गति करेगा तो इसका प्रतिबिंब भी v वेग से गति करेगा। किस तरफ? दर्पण की तरफ गति करेगा। तो तीन चीजें तो हो जाती है ये कि भाई दर्पण से प्रतिबिंब की और वस्तु की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। बिंब देखो, वस्तु दर्पण से, यहां से अपन लिखते हैं दर्पण से वस्तु
वस्तु व प्रतिबिंब, वस्तु व प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी की दूरी बराबर होती है, की दूरी बराबर होती है। कई बार इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है सिंपली कि एक समतल दर्पण के सामने 10 मीटर पर कोई वस्तु को रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, या उसके प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी कितनी होगी। इस तरह के क्वेश्चन भी आगे हम कोई जो है बड़ी क्लास लेंगे उसके अंदर डेफिनेटली करेंगे। इसके साथ जो है अपन यहाँ पे अभी इतनी बात करते हैं कि यहाँ पे दूरी जो है वो क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इस चैनल सिलेक्शन एकेडमी के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशंस को ऑन करके रखिए, ताकि जो भी क्लास आपके यहाँ पे मिलेगी उस सभी को आप इजीली फाइंड कर पाए। तो देखिए यहाँ पे पहला हमारा जो यहाँ पे फैक्ट बनता है वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। अब हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। ये जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब इस पर हमेशा जो बनता है आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा, ये ध्यान रखिएगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है और वस्तु के बराबर होगा। ये प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु के बराबर होगा। यहाँ पे हमने बात करी है, ठीक है। तीसरी बात आती है इसके अंदर, ये प्रतिबिंब जो है पार्श्विक उल्टा होता है। क्या होता है, प्रतिबिंब पार्श्विक उल्टा होता है। पार्श्विक उल्टा मतलब जो दायां है वो बायां है और जो बायां है वो दायां है। ये चीज इसके अंदर होती है भाई, ये चीज इसके अंदर होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है इसके अंदर आती है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप यहां पे ढूंढ के रखिए भाई।
चलिए भाई, तो बात करते हैं आगे। इट्स एन टेक्निकल इश्यू, सॉरी फॉर दिस, जो है यहाँ पे गड़बड़ हुई है, कोई बात नहीं, अपन आगे बात करते हैं। देखिए समतल दर्पण के बारे में, दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है, ये हमने बात करी है। यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर होगा। उसके बाद बात करी हमने कि ये पार्श्विक उल्टा होगा, ठीक है। इसके बाद समतल दर्पण का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को पूरा किसी समतल दर्पण के अंदर या अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण के अंदर देखना चाहता है तो उस दर्पण की कम से कम कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम कितनी ऊंचाई होगी जिससे कि वो अपना पूरा प्रतिबिंब उसके अंदर देख पाएगा। तो आप कहेंगे यहां पे देखो यहां पे हम बात करते हैं कि पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में, पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखने के लिए कम से कम दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए, वस्तु की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए, वस्तु की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम कितनी होनी चाहिए, वस्तु की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये समतल दर्पण के अंदर आपको एक तो ध्यान रखना है, प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा समतल दर्पण पर, वो होगा आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु के बराबर होगा, पार्श्विक उल्टा होगा। और यहाँ पे वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, बराबर होगी, हाइट दोनों की बराबर। अगर कोई व्यक्ति दर्पण की ओर गति करता है तो उसका प्रतिबिंब भी v वेग से गति करता है और उसे ये दुगने वेग से आता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि इसका भी v वेग, इसका भी v वेग, तो ये किस वेग से आता हुआ प्रतीक होगा, दुगने वेग से आता हुआ प्रतीत होगा यहां पे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपन आगे, देखिएगा। चलिए भाई आगे बात करते हैं अपन, आगे क्या है देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं अपन गोलीय दर्पण की। अब हम बात किसकी करते हैं, गोलीय दर्पण की। देखो गोलीय दर्पण, आगे अपन बात करते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण अपनों को मिलेंगे दो टाइप के, गोलीय दर्पण अपनों को कैसे मिलेंगे, दो टाइप के गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी बात अपन यहाँ पे करेंगे। गोलीय दर्पण आपको दो तरह के मिलेंगे, ये कौन कौन से हैं तो देखो भाई, ये कौन कौन से हैं तो देखो भाई, यहाँ पे गोलीय दर्पण जो हमारे होंगे वो कौन कौन से होंगे तो देखो यहाँ पे, देखो बहुत शानदार तरीके से, बहुत शॉर्ट के अंदर इसके अंदर जो भी प्रतिबिंब बनते हैं उन सभी प्रतिबिंबों को अपन यहाँ पे बनाने वाले हैं। देखिए भाई पहले आप लिखेंगे यहाँ पे अवतल दर्पण, कौन सा, अवतल दर्पण। इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे उत्तल दर्पण, इधर क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण। अब देखो अवतल दर्पण जो होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा, कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। उत्तल दर्पण कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो भाई, अब देखो आप यहाँ पे, अब देखेंगे आपके इसकी जो परावर्तक सतह है ये उभरी हुई होगी, इसकी परावर्तक सतह जो है वो अंदर की तरफ धसी हुई होगी, इसकी परावर्तक सतह उभरी हुई होगी और इसकी परावर्तक सतह धसी हुई होगी। तो पहला पॉइंट आपका होगा कि अवतल दर्पण की जो परावर्तक सतह है,
जो परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह क्या होगी, परावर्तक सतह धसी हुई होगी, परावर्तक सतह धसी होगी, कैसी होगी, धसी हुई होगी। और इसके अंदर परावर्तक सतह जो है, परावर्तक सतह उभरी हुई होगी, परावर्तक सतह उभरी हुई होगी। दूसरी बात इसके अंदर है कि ये प्रकाश तरंगों को क्या करेगा, ये प्रकाश तरंगों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, प्रकाश तरंगों को एकत्रित करता है और ये प्रकाश तरंगों को फैलाता है, ये प्रकाश तरंगों को एकत्रित करता है और उत्तल जो है प्रकाश तरंगों को फैलाता है। प्रकाश तरंगों को, प्रकाश तरंगों को एकत्रित करता है, प्रकाश तरंगों को एकत्रित करता है और प्रकाश तरंगों को एकत्रित करता है। इस कारण से इसे हम अभिसारी दर्पण कहते हैं, इस कारण से इसे हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। और ये प्रकाश तरंगों को फैलाता है, ये क्या करता है, प्रकाश तरंगों को फैलाता है, प्रकाश तरंग को फैलाता है, प्रकाश तरंगों को फैलाता है और प्रकाश तरंगों को फैलाता है। इस कारण से इसको हम कहते हैं अपसारी दर्पण, इसको हम अपसारी दर्पण कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। और यहाँ पे जो है प्रकाश तरंगों को फैलाता है, इस कारण से इसको हम अपसारी और इसको हम क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो ये दोनों बातें इसके अंदर हो जाती है, ये दोनों बातें जो है इसके अंदर हो जाती है। अब अपन बात करते इन पर बनने वाले प्रतिबिंब, इन पर बनने वाले प्रतिबिंब की अगर हम बात करें, इन पर बनने वाले प्रतिबिंब की हम बात करें, बहुत 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 शानदार तरीके से यहाँ पे देखो। हम पहले बात करते हैं अवतल दर्पण के प्रतिबिंब। कौन से, अवतल दर्पण के प्रतिबिंब, अवतल दर्पण के प्रतिबिंब, अवतल दर्पण के प्रतिबिंब, अवतल दर्पण के प्रतिबिंब। अवतल दर्पण के प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो आप देखो कि यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अब इस अवतल दर्पण के अंदर देखो, ये अवतल दर्पण के अंदर ये क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब देखो इसके प्रतिबिंब को हमें देखना है, इसके प्रतिबिंब को अगर आप देखोगे, इसके प्रतिबिंब को आप देखोगे तो आप सोचेंगे यार इसके ऊपर अपन वस्तु को कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं जिसका प्रतिबिंब हमें अलग अलग जगह पर मिलेगा। तो इसके अंदर कंडीशन अगर आप देखोगे तो आप वस्तु को अनंत पर रख के देख सकते हैं, आप वस्तु को वक्रता केंद्र के परे कहीं रख के देख सकते हैं। अगर आप वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो क्या होगा, अगर आप वस्तु को F और C के बीच में रखते हैं तो क्या होगा, अगर आप वस्तु को F पर ही रखते हैं तो क्या होगा, और P और F के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं तो क्या होगा। ठीक है, ये 6 स्थितियां मिलेगी आपको अवतल दर्पण के अंदर। और अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूं आपको, उसके अंदर इस एक ही चित्र के अंदर कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, सारे के सारे प्रतिबिंब, सारे के सारे प्रतिबिंब, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप प्रतिबिंब का क्वेश्चन करने के लिए जाएं उस समय एक स्थिति आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि वस्तु अगर अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर मिलेगा, चाहे भले वो उत्तल दर्पण है, चाहे उत्तल लेंस है, चाहे अवतल दर्पण है, चाहे अवतल लेंस है। अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। तो वस्तु अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। अब आप एक स्थिति इधर जाइए, एक स्थिति इधर आइए, या फिर आप ऐसा करिए कि एक चीज हमें पता चल गई है कि अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ होगा, मुख्य फोकस पर होगा, और मुख्य फोकस पर है तो इसके बाद वाली जो स्थिति है उसका प्रतिबिंब होगा F और C के बीच में, 3 नंबर का प्रतिबिंब होगा C पर, 4 का प्रतिबिंब हो जाएगा यहाँ पर, 5 का प्रतिबिंब हो जाएगा यहाँ पर। तो छठा कहाँ जाएगा, छठा जाएगा दर्पण के पीछे, ये कहाँ जाएगा, दर्पण के
पीछे। अब ये जो 5 प्रतिबिंब यहाँ पे बने हैं, इनकी खास विशेषताएं क्या क्या है? देखो, जो पहले प्रतिबिंब 2 है, ये तो बनेंगे आपके छोटे, ये तो होंगे छोटे। तीसरा होगा बराबर, ठीक है, तीसरा हो गया बराबर। चौथा और पांचवा होगा बड़ा, चौथा और पांचवा क्या होगा? बड़ा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवतल दर्पण के अंदर बराबर प्रतिबिंब कहां पर होगा? तो जब वस्तु वक्रता के अंदर पर रखी होगी उस समय इसका प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा? बराबर होगा। और ये जो पांचों के पांचों प्रतिबिंब जो हमें प्राप्त हुए हैं यहां से, ये पांचों के पांचों प्रतिबिंब कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और उल्टे होंगे। वास्तविक होंगे और क्या होंगे? उल्टे होंगे। वास्तविक होंगे और उल्टे होंगे। लेकिन छठी कंडीशन का जो प्रतिबिंब है, जब वस्तु को हमने F और P के बीच में रखा है, उस समय जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी होगा, सीधा होगा। आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, आवर्धित होगा। कैसा होगा? आवर्धित होगा। तो ये अवतल दर्पण के सारे प्रतिबिंब हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे प्रतिबिंब अवतल दर्पण के यहाँ पे क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आप उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब को देखोगे, उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब, अगर आप उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब को देखेंगे तो उत्तल दर्पण पर जो प्रतिबिंब मिलते हैं वो 2 ही प्रतिबिंब मिलेंगे। 2 ही अलग अलग कंडीशन हमें मिलेगी कि उत्तल दर्पण, इसकी सतह उभरी हुई होगी, ठीक है, इसके अंदर ये आपका मुख्य एक्सिस हो गया, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये ध्रुव हो गया। अब देखो, अब इसके अंदर 2 प्रकार के प्रतिबिंब मिलेंगे आपको। 2 प्रकार के प्रतिबिंब यहाँ पे आपको मिलेंगे कि अगर वस्तु को हमने अनंत पर रखा है, अगर वस्तु का है अनंत पर है, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा का बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। अनंत का प्रतिबिंब तो हमेशा का बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। बाद वाले प्रतिबिंब जो है वो इसके बीच में ही बनेंगे। और ये जो भी प्रतिबिंब इस पर बनेंगे, आपको एक ही लाइन ध्यान रखनी है, आभासी होंगे, सीधे होंगे। आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा। आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा, ऐसा का ऐसा प्रतिबिंब। अब आप देखो यहाँ पे, अब अगर आप आगे चलेंगे तो आगे प्रतिबिंब की बात जब हम लेंस के लिए करेंगे तो लेंस के अंदर क्या करना है? सीधा यहाँ पे उत्तल लेंस कर देना है, इधर अवतल लेंस कर देना है। एज इट इज प्रतिबिंब काम आएंगे हमारे। एज इट इज प्रतिबिंब जैसे हैं वैसे के वैसे प्रतिबिंब होंगे। चलिए लेट्स गो, देखते हैं अपन। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देखो बहुत 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 शानदार तरीके से यहाँ पे बात करते हैं अपन। देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो भाई यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो इधर हम लिख देते हैं उत्तल लेंस, इधर हम क्या कर देते हैं? उत्तल लेंस कर देते हैं। इधर हम क्या कर देते हैं? अवतल लेंस कर देते हैं। इधर हम अवतल लेंस कर देते हैं। ठीक है, सामान्य सी बात करते हैं पहले। सामान्य सी बात यह है कि उत्तल लेंस जो होता है वो इस तरह का होगा, वो इस तरह का होगा। और इसके अंदर जो बातें होगी उसकी बात भी हम करेंगे, इसके अंदर जो बातें होगी उसकी बात भी हम करेंगे। तो यहाँ पे देखो उत्तल लेंस हो गया। अवतल लेंस कैसा होगा? ऐसा होगा। ये अवतल लेंस है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा? मुख्य फोकस हो जाएगा, और ये मुख्य अक्ष हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो, अगर उत्तल लेंस पर प्रकाश किरणें आती है तो वो इन प्रकाश किरणों को मुख्य फोकस पर क्या करता है? एकत्रित करता है। ऐसी ही प्रकाश किरणें अगर अवतल पर आती है तो ये इसको फैलाता है, ये इसको क्या करता है? फैलाता है। तो 2 नाम निकल के सामने आएंगे कि जो प्रकाश तरंगों को एकत्रित करता है वो अभिसारी लेंस है। वो क्या है? अभिसारी लेंस है। और जो प्रकाश तरंगों को फैलाता है वो क्या है? अपसारी लेंस है। तो ये क्या करता है? प्रकाश तरंगों को, प्रकाश तरंग को
प्रकाश तरंग को फैलाता है। प्रकाश तरंग को फैलाता नहीं है, ये प्रकाश तरंगों को एकत्रित करता है। प्रकाश तरंगों को एकत्रित करता है। प्रकाश तरंगों को एकत्रित करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। और क्या हो जाएगा? इसका उपयोग हम कहाँ लेते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग हम कहाँ लेते हैं? तो उत्तल लेंस का उपयोग जो है आप किसके अंदर करेंगे? तो देखो भैया, आप उत्तल लेंस का जो उपयोग है वो किसके अंदर करते हैं अपन? जो हमारी माइक्रोस्कोपिक जो दूरबीनें होती है उनके अंदर अपन जनरली उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आप देखो कि भाई अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस जो है ये क्या करता है? ये प्रकाश तरंगों को फैलाता है। ये क्या करता है? प्रकाश तरंगों को फैलाता है। इस कारण से इसको हम क्या कहेंगे? अपसारी लेंस कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? अपसारी लेंस कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? अपसारी लेंस। ठीक है, तो ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस की सामान्य जानकारी हो जाती है आपकी। ये क्या हो जाती है? सामान्य जानकारी हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन उत्तल और अवतल पर बनने वाले प्रतिबिंब की। लेंस पर जो प्रतिबिंब बनते हैं, लेंस के जो प्रतिबिंब है उनकी बात हम यहाँ पे करते हैं। भाई इनके प्रतिबिंब कैसे होंगे? इनके प्रतिबिंब कैसे होंगे? तो देखो भाई यहाँ पे, इनके जो प्रतिबिंब है उनकी बात अगर अपन करें तो देखो यहाँ पे, उनकी बात अगर अपन करें यहाँ पे तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तल लेंस के प्रतिबिंब। उत्तल लेंस के प्रतिबिंब और इधर हम बात करते हैं अवतल लेंस के प्रतिबिंब। अवतल लेंस के प्रतिबिंब। अब आपने जो प्रतिबिंब किसके अंदर? दर्पण के अंदर देखे हैं, उनको एक बार वापस देखो। ये प्रतिबिंब अवतल दर्पण पर हमने प्रतिबिंब बनाया। अवतल दर्पण पर हमने कहा कि यहाँ पे अगर अनंत पर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा मुख्य फोकस पर बनेगा। और ये सभी के लिए लागू है। ये सभी के लिए, भले आप उत्तल लेंस की बात करें, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, सभी के लिए अनंत पर अगर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। ठीक बात है। चलो, उसके बाद जैसे जैसे एक स्थिति इधर गए, यहां से अपन नीचे आए, एक इंपॉर्टेंट चीज मिली हमें, बराबर प्रतिबिंब कब बनेगा? जब वस्तु वक्रता के अंदर पर रखी होगी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा बड़ा कौन सा होगा? जब वस्तु कहाँ रखी होगी? जब वस्तु या तो फोकस, जो मुख्य फोकस है उसके और सी के बीच में रखी होगी, या वस्तु जो है कहाँ पे रखी होगी? या वस्तु जो है मुख्य फोकस पर रखी होगी। जब प्रतिबिंब कैसा होगा? बड़ा होगा। और ये छोटे प्रतिबिंब कब बनेंगे? जब वस्तु अनंत पर रखी होगी, उस समय प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और ये बहुत छोटा होगा, बिंदु आकार का प्रतिबिंब होगा। ये सारे के सारे प्रतिबिंब एज इट इज, ये जो प्रतिबिंब है ये उत्तल लेंस के लिए बनेंगे और ये जो प्रतिबिंब है ये अवतल लेंस के लिए बनेगा। तो लेट्स गो। देखो भाई, देखो यहाँ पे देखो, ये देखो, अगर अपन बात करें यहाँ पे किसकी? उत्तल लेंस की, तो ये इस तरह से उत्तल लेंस होगा भाई हमारा। ये उत्तल लेंस होगा, ये हमारा मुख्य एक्सिस होगा। ये हमारा अवतल लेंस होगा और ये हमारा क्या होगा? मुख्य एक्सिस होगा। इसके अंदर देखो, आप इसको कह दो F, इसको कह दो C1, इसको F1, इसको आप कह दो F2, इसको आप कह दो C2। ये हमारा हो जाएगा अनंत। अब देखो, जैसे प्रतिबिंब हमने उस पर देखे थे वो की वो कंडीशन अपनों को यहाँ पे डालनी है, वो कंडीशन अपनों को यहाँ पे डालनी। देखो, या तो आप वस्तु को कहाँ रख दो? अनंत पर। या तो आप वस्तु को कहाँ रख दो? अनंत पर। या वस्तु को आप C के परे रख दो, या वस्तु को आप कहाँ रख दो? C के परे रख दो।
तो देखो भाई, पहली कंडीशन में आपने वस्तु को रख दिया अनंत पर, दूसरा सी के परे, तीसरा सी के ऊपर ही रख दो, चौथा सी और एफ के बीच में रख दो, पांचवा एफ पर रख दो, छठा आप पी और एफ के बीच में वस्तु को रख दो। 6 कंडीशन हो गई 6 कंडीशन। अब ऐसे के ऐसे, जैसे अवतल दर्पण के अंदर, जैसे हमने अवतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंबों को यहाँ पे नीचे वापस बनाया है, वैसे के वैसे, क्योंकि ये तो क्या है भी, ये तो जो प्रतिबिंब बन रहे हैं ये परावर्तन से बन रहे हैं, और लेंस पर जो प्रतिबिंब बन रहे हैं वो अपवर्तन से बन रहे हैं। तो ये परिवर्तन आगे होगा, ये प्रतिबिंब आगे होंगे तो पहला प्रतिबिंब कहां बनेगा, पहला प्रतिबिंब कहां बनेगा भाई, जब वस्तु अनंत पर है, जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। जब वस्तु अनंत पर है प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। उसके बाद जैसे ही आप आगे जाएंगे तो सी और ये अनंत के बीच वाली कंडीशन का जो प्रतिबिंब बनेगा, ये जस्ट इसके आगे एक सिचुएशन आएगी यहाँ पे F2 और C2 के बीच में। जब वस्तु को हमने C1 पर रख रखा है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, C2 पर। जब वस्तु को हम आगे और C और F1 के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये बनेगा आपका C2 के परे। और जब वस्तु को हम मुख्य फोकस पर रखेंगे उस समय प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। 5 प्रतिबिंब आपको यहाँ पे मिल गए। वैसे के वैसे ये दोनों, जैसे हमने अवतल दर्पण पर बनाए हैं, छोटे होंगे, ये दोनों बड़े होंगे, और C2 पर जो प्रतिबिंब रखा हुआ है वो कैसा होगा, बराबर होगा। और प्रकृति में कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और उल्टे होंगे, वास्तविक होंगे और उल्टे होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक और उल्टे होंगे। कैसे होंगे भी, वास्तविक और उल्टे होंगे। ओके, वास्तविक और उल्टे होंगे। हो गए प्रतिबिंब। अब एक सिचुएशन हमारी बच जाती है, जैसा उसके अंदर था वैसा का वैसा इसके अंदर भी होगा। कैसा प्रतिबिंब था, आभासी था। कैसा था, आभासी था, सीधा था और वस्तु से बड़ा था, और वस्तु से बड़ा था। इसी तरह से इस पर जो प्रतिबिंब बनेंगे, इस पर जो प्रतिबिंब बनेंगे, इस पर जो प्रतिबिंब बनेंगे आपके अवतल लेंस पर, वो वही प्रतिबिंब होंगे जो उत्तल दर्पण पर बने थे। और ये प्रतिबिंब कैसे होंगे, आभासी होंगे, सीधे होंगे, आभासी होंगे, सीधे होंगे और वस्तु से छोटे होंगे। आभासी होंगे और छोटे होंगे, आभासी होंगे और कैसे होंगे, छोटे होंगे। आभासी, सीधा और छोटा होगा। ये का ये हमने किस पर बनाया है, अवतल लेंस पर बनाया है। आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। ठीक है भाई, चलो भाई, अब यहाँ पे हमने जो टॉपिक डिसाइड किया है उसके अंदर हमने आपसे वादा किया है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं क्या चीज़ कि भाई हमने बेसिक्स को पढ़ा है, यहाँ पे जहाँ से क्वेश्चन बनता है। हमने परावर्तन, हमने अपवर्तन, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ा है। उसके बाद हमने देखा कि वर्ण विक्षेपण, दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, दृष्टि दोष, लेंस, उत्तल, अवतल, ये सभी हम जो है यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपके बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिले होंगे। बहुत सारे एग्जामों के अंदर आए हुए क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे शामिल किया है। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें और सिलेक्शन एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें और अपना साथ बनाए रखें। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अपन किसी और शानदार वीडियो के अंदर। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।